नारी कल्याण समिति की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी की गूंज कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नारी कल्याण समिति की अध्यक्ष कंचन सागर समेत प्रत्येक सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसी के साथ मुख्य अतिथि रमा शर्मा जी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि रमा शर्मा जी जापान से इस कार्यक्रम में आई थी। साथ ही सम्मानित अतिथि इंद्रजीत ने भी इसमें शिरकत की थी। साथ ही सम्मानित अतिथि इंद्रजीत शर्मा ने कहा कि वह हिंदी की गूंज को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। नारी कल्याण समिति की प्रत्येक सदस्य ने कविता के माध्यम से संदेश दिया। चलिए मुख्य अतिथि और रमा शर्मा जी ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं। से लेकर हमने डिनर भी दिया सब लोगों को हिंदी की सेवा के लिए, और हम वहाँ पर बच्चों को हिंदी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे हिंदुस्तान से भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा हम गोष्ठियां करते हैं वहां पर, और एक हमारी पत्रिका पिछले 38 साल से निकल रही है, उसका नाम है विश्व। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, पिछले 38 साल से निकल रही है। पूरी दुनिया भर के राइटर्स उसमें अपने लेख देते हैं और बहुत अच्छी से चल रही है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से भी हमें सहयोग मिलता है हर साल। पिछले साल हमें 5 लाख रुपया उन्होंने दिया था। साल एक छोड़कर एक साल में हम वहां पे अधिवेशन कराते हैं। अभी आने वाली 9 मई को हमारा अधिवेशन होगा 3 दिन के लिए। आप सबको मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप आना चाहें तो आपका स्वागत है। वहां पर रहना खाना हमारी तरफ से निःशुल्क होगा। 3 दिन का समागम है। अगर आप आना चाहें तो 9, 10, 11 को है वो मई में। बहन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। बहन जी भी उसमें प्रतिनिधि हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में। पिता का मेरे को इतना आशीर्वाद मिला कि जैसे मेरे पिता समाज सेवा में थे, मैंने भी धीरे धीरे उनसे सीखा, करना शुरू किया। तो मेरे माता और मेरे पिता दोनों ही मेरी गोदी में थे जब वो भगवान के पास थे। ये ऐसा प्रसाद मुझे मिला जो शायद ही किसी को भगवान ने दिया हो सकता है कोई हो भी, लेकिन मैं लाखों लोगों से ये अनुरोध कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को कोई आदमी सामने नहीं आया। तो माता पिता के आशीर्वाद है, वो हमारे यहाँ क्लिनिक पर नहीं आ सकते, घर में जाकर अटेंडेंट निःशुल्क फिजियोथेरेपी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक MBBS डॉक्टर हैं जो करीब 10 घंटे क्लिनिक में बैठते हैं। 200-300 लोग आके दवाई ले जाते हैं। एक व्रत सेंटर हमने बनाया हुआ है। ये हॉल तो थोड़ा छोटा है, उसमें 100 सीट हैं। तो वृद्ध लोग वहां पर आके अपना मनोरंजन करते हैं, और रोज 4 बजे रामायण का पाठ होता है वहां पर, और सैटरडे को आर्य समाज रीत के साथ वहां पर यज्ञ हवन होता है। काफी लोग उसमें आते हैं। इस सब चीजों के अलावा हमारे पास एक छोटा घर है जहां पर बीमार वृद्ध जिनका कोई नहीं है उनको रखने के लिए प्रबंध है। और क्योंकि अब जानते हैं पानीपत में तो मल्टी स्टोरी नहीं है, दिल्ली में तो 5-6 मंजिल से कम घर बनाते ही नहीं है, और खरीदते समय आदमी ले लेता है, अभी मैं ऊपर का ले रहा हूँ, मुझे गार्डन भी मिल जाएगा, रूफ भी मिल जाएगा, लेकिन उम्र के हिसाब से फिर जीना, जब चढ़ना 50-60 थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। तो उन लोगों के लिए हमने एक जगह बनाई हुई है, निःशुल्क है वो भी। हमारा कोई भी काम पैसे इन्वॉल्व नहीं है उसमें। एक एम्बुलेंस सर्विस है हमारे पास, किसी को जरूरत हो तो हम वो 24 घंटे एम्बुलेंस सर्विस है। कई बार मैं पेशेंट को रात को 12 बजे लेके गया हूँ, समय नहीं है, ड्राइवर नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा हमारा एक स्कूल चल रहा है दिल्ली में, उसमें 50 सब बच्चों को देते हैं। एक सिलाई स्कूल चल रहा है बहनों के लिए, उसमें 15-20 बहनें रोज सिलाई सीखने आती हैं। 2-2.5 महीने का कोर्स है। आपने सुना होगा सेवा भारती के नाम से संस्थान है। सेवा भारती द्वारा संचालित वो स्कूल है, लेकिन बिल्डिंग हमारी है। उस सिलाई मशीन और टीचर की सैलरी भी हम देते हैं, और सेवा भारती को फीस हम देते हैं अपनी जेब से। जो सीखने आती हैं बहनें उनसे हम फीस नहीं लेते, और 2-2.5 महीने के बाद जब वो सीख जाती हैं तो हर बहन को सिलाई मशीन हम मुफ्त देते हैं। तो ये सब हम दिल्ली में कर रहे हैं। बहन जी भी अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है हिंदी के लिए, और बहन जी फिक्रमंद थी। तो मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में करीब 2000 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। ये हमारा बैड लक है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने हिंदी पढ़नी है। तो 2000 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अकेले US में ही करीब 500 यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो प्रोफेसर पढ़ रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए करीब 90 साल से हंगरी में एक डिपार्टमेंट चल रहा है, हिंदी डिपार्टमेंट, जहां पर प्रोफेसर 10-12 प्रोफेसर रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस देने के बाद में। वो बहन यहाँ भी आती हैं, आप चाहें तो आपको मिलवा सकते हैं मुझसे। रशिया में हिंदी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है,
हमारे सरकार की तरफ से जरा इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा। विदेशों में हिंदी में लोग कर रहे हैं, जैसे सेवा भर्तियां बता रहे हो, अच्छा यहाँ भी सेवा भर्ती है। नहीं, वो जो स्कूल में बता रहा था आपको, वो सेवा भारती से ही शुरू हुआ था, लेकिन कुछ नियम कायदे ऐसे सेवा भारती ने बनाए तो वो हमें अच्छे नहीं लगे कि हम पैसे भी खर्च रहे हैं, बिल्डिंग भी हमारी है, टीचर भी हमारा है, और एंड ऑफ द मंथ वो कह रहे हैं हमें भी 10,000 रुपए दो। अब वो 10,000 रुपए में तो हम गर्म कपड़े ले लेते हैं बच्चों को, सर्दियों में जूता ले लेते हैं, जुराब ले लेते हैं, और हमारे पास काफी पेंसिल इतनी है कि बच्चा रोज भी मांगे तो हम उसको ये नहीं कहते भी कल वाली कहाँ गई। और 2, 2.5, 3 महीने के बाद हम फंक्शन करते हैं तो उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कोई रेडी वाला है, कोई चौकीदार है, तो वो गरीब परिवार से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। और आप हैरान होंगे, जो मुस्लिम बच्चे हैं वो गायत्री मंत्र गा रहे हैं, वहां मिर्जा मंत्र गा रहे हैं। तो ये स्कूल हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, हमें बहुत शाबाशी भी मिल रही है स्कूल के उसमें। इन सब के अलावा मैं आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत कुछ हम चाहते हैं करना। विद्वानों पे जो हमारे समाज में बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हैं, उनको रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता कि उन्होंने क्या किया है अपने परिवार के लिए, समाज के लिए। बहुत लोग आए चले गए मेरी आंखों के सामने, तो मैंने एक काम शुरू किया है, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं उनके लिए मैं उनकी बायोग्राफी लिख रहा हूं और उनको निःशुल्क देता हूं। अभी 10 दिन पहले ही हमारे नजदीकी उनके 4 स्कूल हैं, लेकिन परिवार की तरफ से उनको सपोर्ट ना होने की वजह से श्री संतराम भारद्वाज जी हैं, तो उनको उनके ऊपर मैंने 200 पेज की किताब लिखी, जिसका विमोचन हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया था, अभी 10-12 दिन पहले की बात है। तो इसके अलावा मैं अपने माता पिता की याद में एक सालाना फंक्शन करता हूं, उसमें हम विद्वानों को बुलाकर पुरस्कृत करते हैं। एक गोल्ड मेडल मैंने यूएसए से बनवाया हुआ है, वो गोल्ड मेडल देते हैं, और 1,01,000 रुपए का पुरस्कार है। ये जो हम विद्वानों को, जो बुजुर्ग जो समाज में अच्छे काम कर रहे हैं उनको करते हैं। इस साल वो पुरस्कार मैंने उदय नारायण गंगू जी हैं मॉरिशस में, वो ये समझे आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद वही आदमी है मॉरिशस को जो चला रहे हैं। इस साल मैंने अभी उनको दिया। पिछले साल ये पुरस्कार श्री संतोष चौबे जी, भोपाल में उनकी 6 यूनिवर्सिटी हैं, उनके जो चांसलर हैं उनको दिया था। तो ऐसे करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिलाकर करीब 1000 से ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि मेडल को मैं काउंट करता हूं कि कितने मेडल बनवाए हैं, कितने दे दिए हैं। तो उसमें एक सर्टिफिकेट, एक मेडल है, शॉल है। तो ऐसे करके हम कर रहे हैं, जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं लोग, टीचर को प्रमोट कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं हम। हमारी लाइब्रेरी है, उसमें सुबह से शाम तक 85 लोग आते हैं, और हमारे सर जितने भी प्रकल्प हैं ये सब निःशुल्क हैं। तो मैं आप सब, मेरे से तो बड़ी हैं सब बहनें, मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं जीवन में और जो चाहता हूं, अपनी उम्र जो मेरी बची हुई है उसमें मैं सफल हूं, ईश्वर मुझे सुबुद्धि दे, और मैं अपने जो भी काम करना चाहता हूं समाज के लिए वो मैं करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और एक पंजाबी की बात चली थी तो बहन जी को मैं कुछ कर दूं। मैं यूएसए में रहता हूं, तो वहां पर पाकिस्तान से, कराची से भी बहुत लोग रहते हैं जो उर्दू बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही, एक हमारी बहन है, डॉक्टर है, उसके घर गया तो वो मुझे बोली, भाई भैया बैठो, आप खाना खा के जाना। मैंने आलू बड़ियां बनाई हैं, तो हम तो पंजाबी हैं। बड़ी सुनी उसने, तो एक लेडी अंदर से भाग के आई, वो लाहौर से गई हुई थी उनके घर में। वो कह रही, भरावा मैं तो, मेरे मुंह थके ने उर्दू बोल बोल के, मैं अच्छे बुढ़िया सुनिया तो मैं बाहर आ गया। फिर उससे मेरी बात हुई बहुत। तो बहन जी की पंजाबी की बात है, मैंने कहा आपको भी ये बता दूं, ये सच बात है। थैंक यू बहन। अंग्रेजी में सिखाया गया था कॉमा, और एक सिखाया गया था पूर्ण विराम। तो इंद्रजीत जी जो जिक्र कर रहे थे उसमें कॉमा ही लगते जा रहे थे कि उनकी सेवाएं, मतलब सेवाएं बहुत ही शानदार, अभी भी अधूरा है, चल रहा है, क्योंकि उन्होंने डैश डैश पे ही खत्म किया, पूर्ण विराम अभी भी नहीं लगाया। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, बहुत कम ऐसी सोल्स होती हैं जो परकर्म कर पाती हैं, दूसरों के लिए सोच पाती हैं। ये आम बात नहीं है, ये बहुत खास बात है। लोग अपना अकेले का परिवार नहीं संभाल पाते, उसमें भी शिकायतें। BMW सबने रखी हुई, हम कहते हैं BMW अमीरों के पास होती है, बट एक BMW हर आदमी ने रखी हुई है। B से ब्लेम,
M से मौन और W से वरीज। ये BMW सबने अपने आंगन में नहीं, यहाँ पर खड़ी की है सिर के ऊपर। तो ये BMW रिलीज करनी है और दे दो इसको, हवाओं में छोड़ दो, पड़ोसी को मत दे देना। अपनी BMW पड़ोसी के आगे खड़ी कर दो। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत, हम धन्य हो गए। आप इतनी बड़ी इतने सारे काम कर रहे हैं। आप भी हजारों बातें रह गई, लेकिन फिर अगली मीटिंग अभी हजारों रह गई हैं। क्या बात है। भैया खुल के तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। मैं एक बुजुर्ग को खाना देता था, उसकी अपने बच्चों से बनती नहीं थी, तो वो उसका लड़का मेरे को गुस्से हो गया कि आप हमारे पिताजी को खाना नहीं देंगे, वो हमारा कहना नहीं मानते। मैंने उनको, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो मैंने उनको बाल्टी और रस्सी दे दी। कई महीने बाल्टी से खाना जाता रहा। फिर उसको पता लगा तो उसने अपने पिताजी से माफी मांगी, मेरे से भी माफी मांगी कि भाई आप ऐसा है, मेरे पिताजी को मनाओ, मैं अच्छा खाना दूंगा उनको। तो ऐसे हजारों संस्मरण हैं मेरे पास जो मैंने अपने हाथों से किए हैं पिछले 40 साल से, और अच्छा लगता है। ये मुझे माता पिता ने आशीर्वाद दिया, और मेरे माता पिता मेरे को जो दे के गए हैं, वैसे मैं चाहूँगा कि हर माता पिता अपने बच्चों को दे। पैसों की कमी होती है तो ऐसा काम नहीं कर सकते आप, ईश्वर की बहुत कृपा होती है। अब टाटा बिरला भी हैं और लोग भी हैं जो बहुत मंदिर, जिन्होंने हमारे पैदा होने से पहले मंदिर बनाए। बिरला मंदिर इंडिया के हर शहर में है, और ऐसे ही भव्य है जैसे दिल्ली में। तो ईश्वर की प्रेरणा होती है। वैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद आप लोग भी अगर लें तो बहुत बड़े बन सकते हैं सभी लोग। आज मैंने बहन जी को दिखाया मेरे पिताजी का कमरा, इन्होंने देखा। मेरे पिताजी को गए 20 साल हो गए हैं। आप कमरे में जाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इस आदमी को गए हुए 20 साल हो गए। बहन जी बताएंगे, ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे अभी उठकर बाहर गए हैं। मतलब इन्होंने हर चीज को अपने दिल में रखा हुआ। विलक्षण प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुन के आनंद आ रहा है। जो ये काम कर रहे हैं उनको तो कितना आनंद होगा। अभी इन्होंने वैल्यू सिस्टम की बात की है, तो वैल्यू सिस्टम बच्चों में इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उन्हें फर्स्ट आना सिखाते हैं, हम उन्हें हाई परसेंटेज लाना सिखाते हैं, हम उन्हें अच्छे कपड़े पहनना सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, विश करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। इस सारे प्रकरण में हम कहीं ना कहीं वैल्यूज देना भूल जाते हैं कि आपको, हम कहते हैं बेटा पेंसिल शेयर मत करना, कोई शॉर्पनर मांगे तो कह देना मैं 1 ही लाया हूँ, और उसके पास 12 पेंसिल्स पड़ी हैं, उसकी मम्मी ने शार्प करके दी है, बट ही सेइंग कि आई विल नॉट गिव। जब टीचर को कोई बच्चा कहता है मैम उसके पास 12 पेंसिल है, जब टीचर उसको बोलती है कि बेटा मैं आपको वापस लेके दूंगी, तब वो पेंसिल निकाल के देता है। उसके अंदर ये फियर, ये संशय हमने डाला है कि कोई लेगा तो वो तुझे देगा नहीं। यही बीज उगते उगते कब वृक्ष बन जाते हैं, और कब उस पर जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, डिप्रेशन, इसके फूल उगने लगते हैं, पता भी नहीं चलता। सालों लगते हैं इसमें, ये एक दिन का काम नहीं है। तो ये देने की भावना बचपन के पेंसिल बॉक्स से और लंच बॉक्स से शुरू होती है। छुपा कर खाना या बांट कर खाना। तो माँ 2 परांठे रखते, एक तेरा एक तेरे दोस्त का। तो ये कहानी, ये सिलसिला वहीं से चल पड़ेगा। इसीलिए ये आज ये वृक्ष बना हुआ है। मैं यहाँ पे बोलूँ थोड़ा सा। क्या है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो इसी तरह मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ था। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी थी, वो कुछ मतलब कि उसके पास टॉय था, वो दे नहीं रही थी। उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं यही कहा दो, और आज मेरे बच्चों का नाम पूरे खाली इतना मतलब पूरे सबको देने भी लग गया। थैंक यू। आपकी तरह काफी आगे हैं। कंचन जी की टीम है तो समझ लीजिए कि जैसा गुरु है वैसा चेला होगा। मेरे बच्चे दोनों आर्य समाज स्कूल में पढ़े हैं। अब आप मानोगे आर्य समाज, वो हवन करते हैं खुद। हमारे घर में हवन होता है सुबह शाम, यहाँ भी और न्यूयॉर्क में। और आपको मैं बताऊं, आप इतनी देर ये क्या कर दिया थोड़ी। और ऐसे मेरी पत्नी के साथ कभी गुस्सा ही नहीं किया मैंने अपने बच्चों के साथ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने, मेरे बेटे ने मेरी किताब के लिए लिखा है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली बेटा हूँ कि मेरे को, मैं उस घर से प्रेम गली अति सांकरी तामे तू न समाही। सभी जानते हैं इसमें का मतलब
एक मैं और कि जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो जला ही क्या है। मैं यानी मेरा अस्तित्व। और फिर एक और मैं कि मेरा दरिया, मेरा सागर, मेरा तूफान, मेरी मौज, जिस जगह चाहूँ वही साहिल बना सकती हूँ मैं। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी ये सफर में है। अभी भी अपने आप को एक बुझता हुआ चिराग समझकर ये फड़फड़ा रहे हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है। कि मेरा दरिया, मेरा तूफान, मेरा सागर, मेरी मौज, जिस जगह चाहूँ वही साहिल बना सकती हूँ मैं। मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ। हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं। हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं यानी मेरा आत्मसम्मान। और एक मैं और कि गुलकली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं। गुलकली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं। मेरी आहट, मेरी दस्तक, मेरे अंदर मैं ही मैं। हर लफ्ज़ मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे। बूंद हूँ, बारिश भी हूँ, दरिया समंदर मैं ही मैं। बूंद हूँ, बारिश भी हूँ, दरिया समंदर मैं ही मैं यानी ओम यानी आत्मा। तो पहला मैं अगर हम निकाल दें तो बाकी सभी मैं मिला देते हैं तो बनते हैं इंद्रजीत शर्मा। तो यही से अधिक मैं और कुछ कह नहीं सकती क्योंकि बहुत सी बातें इसी में समाहित हो जाती हैं। नारियां बैठी हैं, नारियों से जुड़े हैं हम सभी और नारियों का मंच है। आप सभी नारियों से ये आह्वान है कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं। हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं। और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है। समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और हमारी कंचन जी बैठी हैं, रमा जी हैं और दिलत जी आप सभी के लिए कि क्या आपने कभी किसी बड़ी शिला को पत्थर की छोटी सी कांकरी पर कुछ लिखते देखा है? वो बड़े से बड़ा पर्वत भी कितना तुच्छ पड़ जाता है जब पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उस बड़ी सी शिला पर अपना नाम लिख जाता है, अपना नाम लिख जाता है। प्यार एक छोटा सा शब्द किसी गीता या कुरान से कम नहीं होता। काश काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता। काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता। सच कहो, सच कहो, छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, जल की नन्ही नन्ही बूंदों के बिना गागर, घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, आंसू बिना आंख और भक्तहीन भगवान, क्या कोई महत्व रखते हैं? भले ही ये सब बड़े हैं, भले ही ये सब बड़े हैं, पर किसी ना किसी छोटे के दम पर खड़े हैं। तो आओ हम भी कुछ पानी की बजाय कुछ खोना सीखें। तो आओ हम भी कुछ पानी की बजाय कुछ खोना सीखें और निरर्थक बड़ा होने के बजाय सार्थक छोटा होना सीखें और निरर्थक बड़ा होने के बजाय सार्थक छोटा होना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, बहुत शुक्रिया। के बारे में क्या कहेंगे? हिंदी कितना जरूरी है, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, पहले तो मैं नारी कल्याण समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना भव्य आयोजन किया उन्होंने और नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए ये सब कर रहे हैं और बहुत मजबूती से कर रहे हैं। हिंदी की गूंज पत्रिका के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जापान से निकलने वाली इकलौती हिंदी की मैगज़ीन है जो हिंदी की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद कर रही है। और मैं खुद भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति में न्यासी हूँ यूएसए में। हम बच्चों को वहाँ हिंदी निःशुल्क सिखा रहे हैं। हिंदी के प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे सर, हिंदी कितना ज़रूरी है, बच्चों को कितनी? देखिए, हम अपने जड़ों से हट जाएंगे अगर हम हिंदी से पीछे हट जाएंगे तो अभी आज क्या है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, हम उनको आर्य समाज या हिंदी स्कूलों में नहीं भेज रहे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएं और उसके बाद में हम फिर ये भी चाहते हैं कि वो हमारी सेवा करें,
तो हमारे संस्कार ही बच्चों में नहीं आएंगे तो वो हमारी सेवा कैसे करेंगे। तो हमें अपने जड़ों से जुड़े रहना है, तो उसके लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। और आपकी जानकारी लेके बताऊं मैं कि भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, लगभग 200 देशों में हिंदी के टीचर हिंदी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। और प्राइवेट संस्थाएं जैसे हमारी संस्था है, बहन जी की हिंदी की गूंज है, तो ये पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रही है। बच्चे इससे प्रेरणा ले रहे हैं, हिंदी अपने माता पिता को बोलते हैं, सुबह नमस्ते करते हैं। ये जापान से रमा जी आई हैं, तो ये इन्होंने मुझे दिल्ली आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो मैंने इनसे बोला कि मेरा आना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसा हो जाए कि हम पानीपत में मिल जाएं। तो सहर्ष इन्होंने स्वीकार कर लिया और हमने फिर इनको पानीपत में बुला लिया। इनके साथ न्यूयॉर्क से आए हुए इंद्रजीत भाई साहब भी हैं, जिन्होंने कहा कि भी मैं खुद पानीपत साथ में आपके जाना चाहूँगा। तो ये हमारा अहोभाग्य है कि इसमें कानपुर से भी आए हुए हैं और दिल्ली से भी आए हुए हैं। ये इतने महानुभाव आए हुए हैं कि हम लोग भाव विभोर हो गए हैं। इनकी कविताएं सुन सुन के और मन जो है वो गदगद हो गया है कि काश हम इनसे फिर दोबारा मिले। हम और चाहेंगे कि हमारा इनके साथ मिलन होता रहे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कुछ हमें मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इतनी उम्र हो गई है, जिन गुणों से मैं पीछे हटी हुई थी वो ये लोग मेरे में उजागर कर रहे हैं। और मैं ये मैत्री अभिनंदन समारोह हमने किया है, जिसमें नारी कल्याण समिति और हमारे कुछ दूसरे मेंबर्स आए हुए हैं, जिन्होंने कहा कि हम भी ज़रूर आना चाहेंगे। हिंदी की गूंज के बारे में थोड़ा बताएंगे हम, जिस तरीके से हिंदी की गूंज में इन्होंने मुझे प्रभारी बना दिया। पता नहीं इन्होंने मेरे में क्या देखा, मुझे नहीं मालूम, पर जो भी था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब जिस चीज़ की मुझे नॉलेज ही नहीं थी उस चीज़ का मुझे ज्ञान मिल रहा है। और देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगता है जब रात को 2-2 बजे भी अगर मैं इनको मैसेज करती हूँ कि ये हिंदी की गूंज में ये वाली मतलब पत्रिका में ये चीज़ आएगी, तो फट से इनका जवाब आ जाता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है। उनमें हम लोगों ने बच्चों की पेंटिंग्स ले ली हैं, मतलब बच्चों के आर्टिकल्स लिए हैं, और बड़ों के तो हैं ही हैं। और मेरा एक और सजेशन है कि मैं खुद चाहूँगी कि मैं स्कूल्स में जाऊं और स्कूल्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनसे बोलूं कि इनको आप लाइब्रेरी में स्थान दीजिए, कि बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हिंदी की गूंज का प्रयास है, जो ये जापान से होती हुई आगे और भी कितने कंट्रीज़ में जा रही है। फिर अब ये पंजाबी की गूंज भी कर रहे हैं, और मैंने तो सुना है भोजपुरी में भी ये करने वाले हैं। ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंदी की गूंज जो है, देखो हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम खुद उससे इतनी दूर भाग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को हिंदी ज़रूर आनी चाहिए, और उसमें कोई शर्म भी नहीं होनी चाहिए कि वो ये शर्म महसूस करें कि हाय हमें मतलब हिंदी बोलनी पड़ेगी, हम नहीं बोल सकते। तो ये पानीपत में ये मेरा दूसरी बार आगमन है, और इतना अच्छा, इतना भव्य जो आगमन है, इन्होंने सत्कार किया है सबका, उसके लिए तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। कि हिंदी की गूंज का और नारी समिति का जो ये चल रहा है इकट्ठा, वो बहुत ही अच्छा और सार्थक इन्होंने किया है कंचन जी ने। मैं कंचन जी को जितना आभार प्रकट करूँ वो कम है, क्योंकि देखिए हिंदी भी जो है साहित्यकार, उसमें पुरुष स्त्री दोनों होते हैं, पर नारी का जो कर रहे हैं अभियान वो भी बहुत अच्छा है। और कंचन जी इतनी समाज सेवा करते हैं। और मेरे साथ न्यूयॉर्क से इंद्रजीत शर्मा जी आए हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। और हिंदी की गूंज जापान से निकलने वाली पहली हिंदी की पत्रिका है, और पहली साहित्यिक पत्रिका कहिए, हिंदी की पत्रिका कहिए, वो नंबर 1 है जो जापान में रजिस्टर्ड है। क्योंकि कल को मैं नहीं रहूँगी पर हिंदी की गूंज जापान में ज़रूर रहेगी। और उसको यहाँ पानीपत में कंचन जी उसकी प्रभारी हैं जो चला रही हैं, और उन्होंने इतने अच्छे सदस्य जोड़े हैं। सभी आज यहाँ पे हैं, जिनसे पहले एक बार मिली थी जो कम थे, अब तो बहुत सारे सबसे मिली हूँ, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
इतना अच्छा अभिनंदन, इतना अच्छा स्वागत करने के लिए मैं कंचन जी को दिल से आभार प्रकट करती हम हिंदी की हूँ और सबको जो यहाँ आए मैं सबको दिल से आभार करती हूँ। हिंदी की गूंज पत्रिका का मोटो मेन मकसद क्या है आपको शुरू करने का? हिंदी की गूंज का ये है, जापान में हर तरह की पत्रिका है, हर भाषा की है, हिंदी की नहीं थी, मतलब हमारे भारत की नहीं थी, तो मैंने हिंदी की गूंज शुरू की। अभी ये बहुत 5 साल हो गए इसको चलते, 5वां साल चल रहा है और अब इसके बाद हम पंजाबी की गूंज शुरू कर रहे हैं और साथ में ही जो सोच चल रही है वो भोजपुरी की भी है। तो बड़ी जल्दी आपको ये दोनों गूंज भी और सुनाई देंगी और पूरे विश्व में हिंदी की गूंज तो चल रही है। थैंक यू।